हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। इसके पहले मैंने आपको अपने चैनल पर सारे बायोमॉलिक्यूल्स कवर करवा दिए हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको क्लियर कर दिया है एंड उसी पर बेस्ड जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आज मैं करवाने वाली हूँ। तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वर्ग 3 की, उसके आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी आपको। अगर आपने आप मेरी थ्योरी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं एंड वो बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिपिड्स का। मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है बायोमॉलिक्यूल्स में। लिपिड्स करवा दिए हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स करवा दिए हैं, आपको मैंने करवा दिया है प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। आप उन सभी चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो उन सभी से रिलेटेड मैं आज आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिपिड्स से रिलेटेड देख लेते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिपिड है। तो मैंने आपको बताया था इनमें से कौन सा लिपिड होगा। सेल्यूलोज हो नहीं सकता है, कोलेस्ट्रॉल होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा और हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते। देखो सेल्यूलोज क्या कहलाता है आपका। सेल्यूलोज मैंने आपको क्या बताया था, याद करें क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स में आ जाते हैं, ग्लाइकोजन एंड हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में पाया जाता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं या फिर कैसे होते हैं बताओ। जल में घुलनशील होते हैं, अमीनो अम्ल के पॉलीमर होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो क्या होते हैं ये लोग, जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिपिड्स मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते, क्योंकि जल कैसा है आपका, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि जो आपका जल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जिसके कारण जो लिपिड्स हैं इसमें नहीं घुल पाते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे ईथर हो गया, ईथर है एंड अल्कोहल है, इसमें इन सब में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड वाले क्वेश्चन में बताया गया है ट्राइग्लिसराइड्स का मुख्य कार्य है। ट्राइग्लिसराइड्स में मैंने आपको क्या बताया था, संरचनात्मक समर्थन। ट्राइग्लिसराइड सबसे पहले समझो कि क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, संरचनात्मक समर्थन देना नहीं, आनुवांशिक कोड को संग्रहित करना नहीं, ऊर्जा का संग्रहण करना, यस राइट कर दो इस पर। एंजाइम को उत्प्रेरण करने का काम भी नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ऊर्जा का भंडारण करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। संरचनात्मक समर्थन भी नहीं देते हैं और आनुवंशिक कोड को संग्रहित करने का काम कौन करता है आपका, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, दो नाम बताए थे मैंने आपको कौन कौन से, डीएनए एंड आरएनए। इसको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोला गया है प्रोटीन निम्नलिखित में से किससे बनते हैं। शर्करा से, न्यूक्लियोटाइड से, अमीनो अम्ल से या फिर फैटी एसिड से। तो प्रोटीन्स जो हैं सारे किससे बने होते हैं आपके, अमीनो अम्ल से बने होते हैं ना, इसको हटाओ। प्रोटीन्स जो हैं आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं, बस ये ध्यान रखना। अमीनो अम्ल क्या होती है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, जो कि प्रोटीन बनाने का काम कर रही हैं। आगे बढ़ो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन एक तंतुयुक्त प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन कौन सा, इसमें हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, कैरेटीन है, एंजाइम है। क्या आएगा आपका इसमें, कैरेटीन। कैरेटीन क्यों आएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो किस में होता है आपका, कैरेटीन में होता है। और कैरेटीन कहाँ होता है, कैरेटीन कहाँ पाया जाता है, बालों में, हेयर्स में पाया जाता है।
हेयर्स जो हमारे लॉन्ग होते हैं, किसी के थिक होते हैं, किसी के थिन होते हैं। तो ये सभी कारण जो शाइनिंग आती है आपके बालों में, वो सारी चीज़ें केराटिन प्रोटीन के कारण आती है। केराटिन ट्रीटमेंट भी कराए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? केराटिन प्रोटीन से रिलेटेड है। नहीं, ये कैसा है? फाइब्रस प्रोटीन है। इसके बाद मैंने आपको ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में भी बताया था। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं? देखो, ग्लोब्यूलर प्रोटीन पर आ जाओ। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जो ग्लोब्यूल जैसे होते हैं ना, मीन्स गोल गोल इस तरह से होते हैं अपने ब्लड में। एंड ब्लड में इस तरह से ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन से होते हैं? आपके हीमोग्लोबिन्स होते हैं, मायोग्लोबिन्स में होते हैं। ओके, सो ये क्या हो गया? आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। एंड फाइब्रस में आ गया आपका केराटिन। इंसुलिन तो क्या होता है? आपका एंजाइम होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। ये भी नहीं आएगा तो क्या आ गया? आपका केराटिन आ गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 6 वाला, वो ये कहता है निम्न में से कौन सा प्रोटीन कार्य नहीं है? प्रोटीन का कार्य नहीं है बताना, ठीक है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या एंजाइम क्रिया करता है, या हार्मोन नियंत्रण होता है, आनुवंशिक कोडिंग करता है, फिर ट्रांसपोर्ट करता है? तो प्रोटीन का काम होता है आनुवंशिक कोडिंग करना। ओके, सो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। एंजाइमेटिक क्रिया तो नहीं करता है। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एंजाइम्स क्या मैंने बताया था? एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, बट प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका कार्य ये नहीं होता है। हार्मोन्स पर नियंत्रण रखने का काम भी नहीं करता है। आनुवंशिक कोडिंग का काम करता है, जो कि किस में होती है? राइबोसोम के माध्यम से, जो है जब प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है राइबोसोम के माध्यम से, तब वो क्या करते हैं? आरएनए में जुड़े होते हैं राइबोसोम सारे, और ये जुड़ करके क्या करते हैं? आपके आनुवंशिक कोडिंग का काम करते हैं। यहीं पर सारे कोड्स हैं आपके संचित होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 7th वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है? 7th वाले क्वेश्चन में बताया गया है जो कार्बोहाइड्रेट्स का एकक यानी मोनोमर है, वो क्या है आपका? अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, या फिर न्यूक्लियोटाइड है? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर है वो है आपका ग्लूकोज। अमीनो एसिड भी नहीं आएंगे क्योंकि किसका होता है? प्रोटीन्स का होते हैं सारे। ग्लिसरॉल भी कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपके न्यूक्लिक एसिड्स के में होते हैं। मैंने स्ट्रक्चर बताई थी न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा था? 3 टाइप्स की चीज़ें देखी थी। क्या क्या देखा था? न्यूक्लियोटाइड देखा था, और क्या देखा था? शुगर देखी थी, एंड एक और चीज़ देखी थी, क्या देखा था? फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करती है, बट कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा? आपका ग्लूकोज आ जाएगा। ओके, इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला, वो क्या कहता है? निम्न में से कौन एक डाइसेकेराइड है? अब आपको डाइसेकेराइड्स है ना, कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं। एक मोनोसेकेराइड होता है, एक डाइसेकेराइड होते हैं, ओलिगोसेकेराइड होते हैं, एक पॉलीसेकेराइड होते हैं। ओलिगोसेकेराइड में मैंने आपको डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड इस तरह से बताए थे। ओके, सो ये याद आप देख सकते हैं, मेरे जो वीडियोज़ हैं कार्बोहाइड्रेट वाली, उसमें देख सकते हैं सारी डिटेलिंग। तो अब मैं बता देती हूँ आपको डाइसेकेराइड क्या होते हैं। कौन सा उदाहरण आ जाएगा आपका? सुक्रोज। ग्लूकोज आपका किस में आता था? ग्लूकोज किस में आता था? ये बताना मुझे कमेंट करके। ग्लूकोज कौन से कार्बोहाइड्रेट में आता है? सेल्यूलोज कौन से में आता है? एंड ग्लाइकोजन किस में आता है? ये सारी मुझे कमेंट करके बताना आप जानकारी। ओके, इसको कमेंट करके बताना मुझे कि ग्लूकोज जो है वो किस टाइप का सेल्यूलोज है, ये किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दोनों का बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 9th वाला क्वेश्चन। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का भंडारण किस रूप में होता है पौधों में? ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में, सेल्यूलोज के रूप में, या फिर काइटिन के रूप में? तो जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में किस में होता है? स्टार्च के रूप में पौधों में, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में किस में होता है? जंतुओं में होता है। जंतुओं का जो लिवर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है इन कार्बोहाइड्रेट्स को। सेल्यूलोज क्या होता है? ये सेल्यूलोज जो है वो पौधों में होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के भंडारण के रूप में नहीं काम करते हुए, ये जो पौधे होते हैं इसके ऊपर जो कोशिका भित्ति होती है उसको सुदृढ़ीकरण का काम सेल्यूलोज करता है। एंड काइटिन किस में हो गया? आपका फाइब्रस प्रोटीन हो गया है तो एक तरीके का, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आ जाता है स्टार्च आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? एंजाइम होते हैं। सो एंजाइम आप बता दीजिए, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं आपके क्या कार्बोहाइड्रेट होते हैं? नहीं। लिपिड्स? नहीं। न्यूक्लिक एसिड? नहीं। क्या आ जाएगा आपका? प्रोटीन होते हैं।
एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये जो रिएक्शंस होती हैं एंजाइम में, एंजाइम क्या करते हैं, जो रिएक्शंस होती है ना आपकी, क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उससे आपका बनता है प्रोडक्ट्स। ओके, सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जब एंजाइम कोई आ जाता है तो ये क्या करता है, इसकी जो रिएक्शन करने की जो रेट है, रिएक्शन होने की जो रेट है वो 10x फास्टर हो जाएगी, 10x या फिर 20x, उस एंजाइम पर डिपेंड करता है, एंजाइम की मात्रा पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस रिएक्शन को फास्ट करता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस होती है उसको फास्ट करने का काम करेगा। एंड जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसकी क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। ये क्या होता है सक्रियण ऊर्जा, अब ये समझ लो, ठीक है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है अब ये समझ लेते हैं हम लोग। सो जो आपका रिएक्टेंट आ रहा है, रिएक्टेंट है इस तरीके का, एंड ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, रिएक्टेंट है इधर एंड ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, एंड ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये आपकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। जब ये जितनी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में उतना ही टाइम लगेगा। अगर इसी सक्रियण ऊर्जा को, इसी एनर्जी को हम लोग कम कर देते हैं, घटा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं अगर, तो इस टाइम पर क्या होगा, ये वाली सक्रियण ऊर्जा तो कम हो गई आपकी। ये सक्रियण ऊर्जा कम हो जाने से जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगी इसकी रेट। इसकी रेट जैसे ही फास्ट होगी तो क्या होगा, आपकी रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है आपका बहुत ही फास्ट बनने लग जाएगा। तो सक्रियण ऊर्जा को घटा करके ये क्या करते हैं, गति को बढ़ाते हैं किसी भी अभिक्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, एंड वो कहता है वह भाग जहाँ एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ते हैं कहलाता है। ओके, सो मैंने आपको ये बताया था मॉडल, उसको क्या बोलते हैं, आपको लॉक एंड की मॉडल। इसमें एक एंजाइम होता है एंड एक सबस्ट्रेट होता है, इस तरीके का, ये एंजाइम है एंड ये सबस्ट्रेट है। जब एंजाइम की जो ये वाली साइट होती है जहाँ पर क्या होता है, ये सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है, तो ये वाली साइट आपकी कहलाती है एक्टिव साइट। ओके, सो ये वाली जो भाग है आपका एक्टिव साइट कहलाता है, एंड जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ता है वो वाला साइड आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव साइड। बॉन्डिंग जोन भी नहीं कहलाता है, ये भी नहीं कहलाता है, प्रतिक्रिया केंद्र भी नहीं कहलाता। तो ये कुछ नहीं आएगा, आपका सक्रिय स्थल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव अणु नहीं है, जैव अणु नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको बताना है, प्रोटीन हमने पढ़े थे तो ये जैव अणु है, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ चुके हम लोग, ये भी जैव अणु है, लिपिड भी जैव अणु में आता है। तो आपका क्या आ जाएगा, जल ऐसी चीज है जो आपके जैव अणु में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आनुवांशिक जानकारी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जैव अणु हैं। अब ये आनुवांशिक जानकारी की बात कही गई है यहाँ पर, तो लिपिड्स भी नहीं होते हैं क्योंकि लिपिड्स क्या करते हैं, किसी भी भोज्य पदार्थ को संग्रहण का काम करेंगे। प्रोटीन्स क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स जो होते हैं वो सारी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं हमारी जो बॉडी होती है उसमें। कार्बोहाइड्रेट्स का काम भी ऊर्जा प्रदान करने का होता है। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो क्या करते हैं, आनुवंशिक जानकारी को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं सब बॉडी में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। विटामिन को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो विटामिन को सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोला जाता है, ना कि न्यूक्लिक एसिड, ना एंजाइम, ना पॉलीसेकेराइड। क्या आ जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। ओके, आप प्रोटीन्स पर आ जाएं, एमसीक्यूज पर। प्रोटीन के एमसीक्यूज अब देख लेते हैं। तो प्रोटीन का एकक है ना, क्या बोला गया है, प्रोटीन का एकक मोनोमर क्या होता है, क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। ग्लूकोज भी नहीं आएगा, न्यूक्लियोटाइड भी नहीं आएगा, एंड फैटी एसिड भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का प्राथमिक संरचना क्या दर्शाती है, फोल्डिंग, हाइड्रोजन बंध, अमीनो अम्ल का क्रम, या त्रिआयामी संरचना। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना आपके अमीनो अम्लों के क्रम को समझाती है। आपको पता होगा जो चार टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है प्रोटीन में। एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एंड एक होती है आपकी टर्शरी, और एक होती है क्वाटनरी, है ना। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। प्राइमरी में क्या होता है, सीधे सीधे प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स में जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये एक चेन की फॉर्मेशन इससे इस तरह से जुड़े होते हैं, एक सीधी श्रृंखला के रूप में इस तरह से सीधे से जुड़े होते हैं। एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यही सीधी श्रृंखला जो है अब हमें या तो डबल हेलिक्स के फॉर्म में दिखाई देती है,
ये इस तरह से डबल हेलिक्स के फॉर्म में दिखाई देती हैं, ये इस तरह से। ओके, या फिर ये कैसे शीट्स के फॉर्म में दिखाई देती है, इससे शीट्स के फॉर्म में हमको दिखाई देती है। ऐसी दो तरह से हमको अगर कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई देती है तो उसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। एंड टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में हम लोग देखते हैं जो एमिनो एसिड्स हैं इस तरह से चेन में जुड़े हुए हैं एंड ये आपस में लिंकेज के द्वारा भी जुड़ती जाती हैं। इस तरह से लिंकेज आपस में बनते जाते हैं एंड ये आपस में जुड़ती जाती हैं। तो ये हो गई एक स्ट्रक्चर। एंड एक क्वाटनरी स्ट्रक्चर आती है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो ये भी एक क्वाटनरी स्ट्रक्चर हो गई। सो ये वाली हम लोगों ने क्या पूछा है कि जो प्राथमिक संरचना होती है उसमें किस तरह से अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी अमीनो अम्लों का क्रम वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संरचनात्मक प्रोटीन है? तो एंजाइम नहीं है, केराटिन आ सकता है, इंसुलिन भी नहीं है, हीमोग्लोबिन भी नहीं है। केराटिन आंसर आ गया इसमें। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में कौन सा बंध मुख्य होता है? अभी बताया मैंने, जब प्रोटीन्स जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो सीधी श्रृंखला में इस तरह से होते हैं एंड जब ये आते हैं अपनी कौन सी संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल में आते हैं, तब ये हेलिक्स मॉडल में क्या करते हैं, ये वाली आपस में जुड़े होते हैं, ये वाली संरचना इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। तब मैंने आपको बताया था ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इस तरह से राउंडेड शेप में होते हैं और जब ये आपस में जुड़ते हैं तभी यहाँ पर ये वाला बॉन्ड आपका कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन का कौन सा कार्य नहीं है? प्रोटीन का कार्य नहीं है, हार्मोन का निर्माण तो करते हैं, एंजाइम में भी क्रिया इसकी होती है और संरचनात्मक भूमिका भी होती है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी जो पूरी बॉडी है उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे संरचनाओं का निर्माण जो है प्रोटीन्स के ही माध्यम से हुआ है। तो ऊर्जा का भंडारण एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटीन का कार्य नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का भंडारण कौन करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पेप्टाइड बंध किसके बीच बनता है? पेप्टाइड बंध दो शर्करा के बीच नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच नहीं, फैटी एसिड्स के बीच नहीं, तो आपके आ जाएंगे एमिनो एसिड के बीच में। एक एमिनो एसिड है एंड दूसरा एमिनो एसिड है, ये आपस में क्या करते हैं, एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि ये आपस में स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ना, इस तरह से स्ट्रक्चर कब बनेगी, जब ये आपस में बंध बनाएंगे, और जब ये वाला बंध आपका क्या कहलाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा जो आपका जब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं ना, इसको समझ लो आप, कार्बोहाइड्रेट्स जब बनते हैं तब कार्बोहाइड्रेट में जो बंध बनते हैं आपस में, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में जब बंध बनते हैं तब ये वाले बंध आपके क्या कहलाएंगे? तब ये वाले बंध आपके कहलाएंगे, इस तरह से अगर जुड़े हैं और ये वाले बंध आपके क्या कहलाएंगे? ग्लाइकोसिडिक बंध। ये किस में होंगे? आपके फैटी एसिड्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? बताइए हीमोग्लोबिन क्या है? अभी मैंने आपको बताए थे, सारे प्रोटीन्स के प्रकार बताए थे, जिसमें मैंने मोनोमर डाइमर तो है ही नहीं, है ना ट्रांसपोर्ट लिपिड है, क्या आ जाएगा आपका? क्वाटनरी प्रोटीन। 3-4 टाइप के प्रोटीन बताए ना अभी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। हीमोग्लोबिन कौन से टाइप का हो गया? क्वाटनरी टाइप का हो गया। ये सारी डिटेलिंग मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताकर रखी है, सारे बायोमोलिक्यूल्स मैंने कवर करवा के रखे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी इनके क्लियर करवाए हुए हैं मैंने। थ्योरी आपको अगर पढ़नी है पूरी इस चीज़ की, ये क्या क्या होते हैं, मैंने पूरी डिटेल्स में आपको समझाया हुआ है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। निम्न में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं है? हमको प्रोटीन का कार्य नहीं है बताना है। ऑक्सीजन परिवहन करते हैं, कोशिका दीवार का निर्माण करना, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करना, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करना, तो आपका आ जाएगा कोशिका दीवार का निर्माण करने का काम। न्यूक्लिक अम्ल के मोनोमर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज अमीनो अम्ल किसका होता है? प्रोटीन का होता है,
फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के, पेप्टाइड तो एक बॉन्ड हो गया, पेप्टाइड तो कुछ होता ही नहीं है। आपका आंसर आ जाता है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना जिसने वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम बताना है आपको। तो मेंडल ने तो क्या दिया थे? अनुवांशिकता के नियम दिए थे। फ्रेडरिक मिशर ने क्या दिया था? याद कीजिए, ये भी नहीं आएगा, चारगाफ रूल भी नहीं आएगा। यहाँ पर आते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जिन्होंने डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना दी, जिसमें उन्होंने बताया जो डीएनए होता है आपका डबल हेलिक्स मॉडल होता है। मीन्स इसमें एक इस तरह से ना स्ट्रैंड नहीं होते हुए कितने स्ट्रैंड होते हैं आपके? 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। एंड आपस में जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। बस इतना बताया था इन्होंने। ये हो गया वाटसन एंड क्रिक मॉडल। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये बता रहे हैं आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? आरएनए एंड डीएनए दोनों में मैंने आपको अंतर बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था जो आरएनए होते हैं उनमें क्या क्या होता है एंड डीएनए में होते हैं उनमें कौन कौन से आपके जो नाइट्रोजन बेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। डीएनए में मैंने आपको बताया था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये बताया था। एंड मैंने इसमें बताया था आपके गुआनिन की जगह पे क्या आ जाता है यहाँ पे? एडेनिन, एडेनिन गुआनिन तो होगा। साइटोसिन एंड थाइमिन की जगह पर क्या आ जाता है? आपका यूरेसिल आ जाता है। बस इतना याद रखना। और ए जो है एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ा होता है, गुआनिन जो है साइटोसिन से जुड़ा होता है। और यहाँ पे क्या होगा? एडेनिन यूरेसिल से जुड़ा होगा एंड गुआनिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ा होगा। ओके, इतना हो गया क्लियर? तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? यूरेसिल। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें बताया गया है डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से आ जाएंगे? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, या फिर एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन, या फिर थाइमिन, यूरेसिल, या फिर केवल एडेनिन और गुआनिन। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। एंड मैंने अभी आपको बताया यूरेसिल जो है वो यूरेसिल्स आरएनए में होते हैं एंड डीएनए में थाइमिन होता है। तो आपका क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से घटक होते हैं? शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, शर्करा, वसा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं आपके शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप्स, नाइट्रोजन बेसिस, जो कि क्या होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन या फिर यूरेसिल। ओके, एंड फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, शर्करा होती है। शुगर किस टाइप की होती है? शुगर 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? डीएनए में कौन सी होती है ना आरएनए में कौन सी होती है? ज़रा कमेंट करके बताना मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने सीरियसली होकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुगर्स दोनों में बताना है आपको। डीएनए में कौन सी शुगर होती है ना आरएनए में कौन सी शुगर होती है। कमेंट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? कौन सी शर्करा आ गई? राइबोज शुगर, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर है, माल्टोज है या फिर ग्लूकोज है। तो क्या आ जाएगा आपका? राइबोज शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य ऊर्जा उत्पन्न करना, आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना, प्रोटीन को पचाना, कोशिका विभाजन को रोकना। तो डीएनए का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना। बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। ऊर्जा उत्पन्न करना तो नहीं होता है, ना ही प्रोटीन को पचाना होता है, ना ही कोशिका विभाजन को रोकना तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये तो क्या करता है? कोशिका विभाजन को तो प्रेरित करता है। ओके, सो बी आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें कहा गया है कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है? फर्स्ट है आपका mRNA, सेकेंड दिया गया rRNA, ट्रांसफर आरएनए, tRNA या फिर snRNA। तो आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाने का काम करता है, अर्थात क्या ले जा रहा है? ये क्या कर रहा है? प्रोटीन में संश्लेषण में अमीनो एसिड को क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है। ये क्या कर? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट आरएनए आ जाता है आपका, tRNA आंसर आता है। rRNA का काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइबोसोमल आरएनए जिसको हम लोग कहते हैं। mRNA मैसेंजर आरएनए क्या होता है? संदेश को आपका संदेश वाहक का काम करता है।
चलिए, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चारगाफ के नियम के अनुसार डीएनए में किस बेस की मात्रा समान होती है? डीएनए के में आपको बताना है किस बेस की मात्रा समान होती है। तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये सारे तो नहीं आएंगे, आपकी क्या आ जाता है, एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, न्यूक्लिक अम्ल किस प्रकार के जैव अणु होते हैं? सो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आनुवांशिक पदार्थ या फिर विटामिन। तो प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ना ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ना ही विटामिन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आते हैं आपके आनुवांशिक पदार्थ में, जेनेटिक मटेरियल में। अब एंजाइम से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को कैसे बढ़ाते हैं? अभी ये बताया था आपको, क्या करते हैं लोग, सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं। जो रिएक्टेंट्स की सक्रियण ऊर्जा होती है उसको घटाने का काम करते हैं। एंजाइम के उस भाग को क्या कहते हैं जहां सबसे जुड़ता है? आपका क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तापमान, पीएच, सबस्ट्रेट की सांद्रता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारक जो हैं आपके एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने का काम करते हैं। उसके लिए उचित तापमान होना चाहिए। एंजाइम की क्रिया को अच्छे से सुचारू रूप से करने के लिए आपको तापमान की भी अच्छे से ज़रूरत होती है। पीएच आपका भी आता है, सबस्ट्रेट की सांद्रता भी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। किसी एंजाइम की क्रिया गति किस बिंदु पर अधिकतम होती है? सो अब इसमें क्या बताया गया है, किसी एंजाइम की क्रिया गति आपको बतानी है किस बिंदु पर अधिकतम होगी। इष्टतम तापमान पर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर बहुत उच्च ताप पर या फिर किसी भी तापमान पर नहीं। तो देखो, ना तो ज़्यादा 0 पर टेम्परेचर होना चाहिए आपका, ना ही बहुत ही हाई टेम्परेचर होना चाहिए। दोनों ही केसेस में क्या होता है, एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो घट जाती है। इसलिए ऐसा तापमान होना चाहिए जो कि एंजाइम के लिए बहुत ही जो सूटेबल हो। तो इसलिए हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर लेते हैं, जो कि क्या करता है, एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, एंजाइम विशेष होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिए, कोशिका के आकार के लिए, पीएच के निर्माण के लिए या फिर जल के उपभोग के लिए। तो एंजाइम विशेष होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिए। एंजाइम का नामकरण किस पर क्रिया पर आधारित होता है? तो उत्पाद पर, सबस्ट्रेट और क्रिया पर, उत्प्रेरक पर या फिर किसी वैज्ञानिक के नाम पर। तो हम लोग एंजाइम को ज़्यादातर किसके नाम पर देखते हैं, सबस्ट्रेट और क्रिया पर। जिस सबस्ट्रेट पर वह काम करने वाला है, जैसे माल्टेज एंजाइम हो गया है, ओके, तो माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज पर रिएक्ट करता है। और लाइपेज एंजाइम जो होता है वो जो आपका लाइपेज होता है उस पर रिएक्ट करता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एंजाइम ज़्यादातर कैसे देखते हैं, उसके सबस्ट्रेट पर आधारित देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इसमें कहा गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम एक प्रोटीन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रिप्सिन, सेकंड है पेप्सिन, थर्ड है राइबोजाइम या फिर एमाइलेज। तो राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। राइबोजाइम आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी सारे क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि राइबोजाइम क्या होता है, एक आरएनए आधारित एंजाइम है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एंजाइम की गति किस अवस्था में रुक जाती है? इष्टतम तापमान पर, पीएच संतुलन पर, डीनेचुरेशन के बाद या फिर कम सबस्ट्रेट पर। एंजाइम की गति की अवस्था जब कब रुकती है? इष्टतम तापमान पर तो ये बिल्कुल सुचारू रूप से चलता है एंजाइम, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। पर जैसे ही पीएच संतुलन होता है वो तो भी अच्छे से चलता है, पीएच संतुलन पर भी। पर जैसे डीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है कि एंजाइम की जो अब जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। आपको बताया गया था, जैसे एक एंजाइम है उसकी एक एक्टिव साइट होती है, अगर इसकी ये एक्टिव साइट ही चेंज हो जाती है, इसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, एंजाइम की जो क्रिया है वही रुक जाती है। इसलिए डीनेचुरेशन के बाद जो है इसकी क्रिया बिल्कुल रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, एंजाइम्स क्या कार्य है? एंजाइम्स का कार्य क्या है ये बताना है आपको। ऊर्जा बनाना,
कोशिका विभाजन करना, जैव रासायनिक अभिक्रिया को तेज करना या फिर हार्मोन बनाना। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उसको तेज करने का काम आपका एंजाइम करता है। अमीनो अम्ल किस बंध के द्वारा प्रोटीन बनाते हैं? तो ये आपके बनाते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध तो नहीं होता है, ना ही पायरोफॉस्फेट बंध, हाइड्रोजन बंध भी नहीं होगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? पेप्टाइड बंध। इंसुलिन किस प्रकार का बायोमॉलिक्यूल है? विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, लिपिड। तो इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है, और एंजाइम सारे कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर गैलेक्टोज। तो ये मैंने आपको बताया थे, ग्लूकोज जो है आपके मोनोसेकेराइड्स में आता है, फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड में आता है, एंड गैलेक्टोज भी आता है। माल्टोज एक ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपके मोनोसेकेराइड में नहीं आता है, आपके जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जितने भी होते हैं वो 3 टाइप से बने होते हैं। आपका आता है नाइट्रोजन बेस, शर्करा फॉस्फेट, ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे? तो फिर आपके क्या फॉस्फेट और शर्करा होगी? नहीं, फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस नहीं, नाइट्रोजन बेस शर्करा फॉस्फेट यस, ठीक है, स्पेटिक लगा दीजिए। प्रोटीन और शर्करा भी नहीं आएगा। ये 3 टाइप से बना होता है इसका स्ट्रक्चर, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, सो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए एमसीक्यूज हेल्पफुल रहे होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, रिवीजन में। सो अगर आपको ये सभी चीज़ें पसंद आती है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट मोर एंड मोर एस्पायरेंट्स, ताकि उनको अच्छे से बेनिफिट हो सके, वो अच्छे से अपना रिविजन कर सकें। सो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।